अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है आसिफ नौज़र। आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल आई एम टीचर। आप हमारे इस चैनल को अपने यूट्यूब के सर्च बार पर जाके @IMTeacher33 लिख कर भी सर्च कर सकते हैं। तो आज की हमारी जो वीडियो है, आज इंग्लिश 101 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ जारी है, जो कि फाइनल टर्म के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें आपको इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, वो मैं सारे कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, तो आपसे अपील है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, लाजमी शेयर करें और लाजमी लाइक किया करें। और अगर कहीं से आपको कोई पॉइंट की समझ नहीं आती या फिर कोई गलती हो जाती है हमसे, इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है, तो उसे लाजमी हमें कमेंट करके लाजमी बताया करें। तो चले जी, आज क्या हमारा जो टॉपिक है इंग्लिश 101 का, वो 28 लेक्चर से लेकर 33 तक होगा। हम अपने लेक्चर सीरीज का आगाज करते हैं 28 से। तो हमारे पास जो 28 है उसमें पूछा गया व्हाट इज वर्ड चॉइस, कि हमारे पास वर्ड चॉइस है वो क्या है। कहता है यू शुड लर्न अबाउट द यूज एंड चॉइस ऑफ वर्ड। आपको ये लाजमी सीखना चाहिए कि हमारे पास वर्ड का यूज कहाँ करना है, इस्तेमाल कहाँ करना है, और उसे चॉइस उसको उससे चुनना कैसे है। एंड एक्सप्रेशन, और उसे कैसे एक्सप्रेस करना है, उसके एक्सप्रेशंस कैसे होने चाहिए। And you shall learn look a number of words that often mistake from another because they are homonyms. कहता है कि आपको ये भी देखना चाहिए कि आपने जो वर्ड यूज करना है वो किस जगह पर आना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो होमोनिम्स यानी एक जैसे होते हैं। अगर आप उनको इकट्ठा लिख देते हैं तो आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो बिगड़ जाता है या उसमें खराबी आ जाती है। तो आपने वर्ड की चॉइस को ध्यान से रखना है। जैसा कि उसने यहाँ पर मिसाल दिया, दे आर वर्ड्स डेट आर प्रोनाउन कोड द सेम और ऑलमोस्ट सेम बट स्पेल्ड डिफरेंटली एंड आर डिफरेंट इन मीनिंग। कहता है कि होमोनिम्स क्या होते हैं, होमोनिम्स के बारे में भी डेफिनेशन लिखी गई है। कहता है वो ये वर्ड्स हैं जो प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, या तो वो सेम होते हैं या फिर ऑलमोस्ट सेम होते हैं, या फिर उनके स्पेलिंग जो है डिफरेंट होते हैं या मीनिंग उनके डिफरेंट होते हैं, लेकिन लगते वो दोनों जो है ना वो सेम ही लगते हैं, तो हम उन्हें होमोनिम्स का नाम देंगे। नेक्स्ट कहता है व्हाट इज क्लैशेस। हमारे पास क्लैशेस क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है क्लैशेस की। आपने ध्यान से देखनी है कि क्लैशेस कहते किसे हैं। अच्छा, तो सबसे पहले क्लैशेस की तरफ चलते हैं। कहता है क्लैशेस आर एक्सप्रेशन, क्लैशेस जो हैं वो ऐसे एक्सप्रेशंस हैं that were once lively and interesting, however because these expressions have been used so much and so often try have become predictable, dull and boring. A good writer tries to avoid clashes in his her writing. अच्छा, clashes क्या है। कहता है clashes जो ऐसे expressions होते हैं, ठीक है जी, जो देखने को बहुत ही अच्छे लगते हैं, इंटरेस्टिंग लगते हैं, लेकिन जब आप उन्हें यूज़ करते हैं बार बार तो वो क्या वो थोड़े से डुल लगते हैं, बोरिंग लगते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। वो सारा जो है वो सेंटेंस का दारोमदार बिगाड़ देते हैं। यानी आप कह सकते हैं किसी भी वर्ड का ओवर यूज़ करना, ठीक है, किसी सेंटेंस का, किसी क्लॉज का ओवर यूज़ करना, या जहाँ उसकी जगह नहीं बनती वहाँ भी आप थोपे जाते हैं उस वर्ड को, तो वो क्लैशेस कहलाता है। कहता है कि जो अच्छा राइटर होता है, जो गुड राइटर होता है, वो क्लैशेस को अवॉइड करता है, कि उसकी राइटिंग्स में क्लैशेस को अवॉइड करता है, यानी किसी भी वर्ड के ओवर यूज को वो क्या करता है, अवॉइड करता है। फर्ज करें, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हमने कहना है कि मोस्टली पीपल, ठीक है जी, बहुत ज्यादा लोग, लेकिन कुछ लोग क्लैशेस का यूज करते हैं, ज्यादा सस्पेंस अपनी तरफ से पैदा करते हैं। और लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स, यहाँ पर आ लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स क्या होगा, वो एक क्लैशेस होगा। मोस्टली एक आसान सा लफ्ज है, बहुत ही सादा सा लफ्ज है, ठीक है, और आ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ये जो है ना ये ओवर यूज होता है, किसी भी चीज का होता है, वही चीज है, वही मीनिंग होता है। अच्छा, व्हाट इज वर्डीनेस। हमारे पास वर्डीनेस क्या है। कहता है सम राइटर्स शो ऑफ देयर कमांड ऑफ द लैंग्वेज बाय यूजिंग बिग डिफिकल्ट वर्ड्स, एक्चुअली ही इज अनोइंग फॉर द रीडर। कहता है कि कुछ लोग कुछ जो राइटर होते हैं अपने आप को शो करने के लिए ना, हम बहुत बड़े राइटर हैं, वो लैंग्वेज के ना डिफिकल्ट तरीन, मुश्किल तरीन जो हमारे पास वर्ड्स होते हैं ना वो यूज़ करते हैं, जिससे लोग वाकिफ नहीं होते। और इससे अब वो अपनी रेपुटेशन जो है ना लोगों के सामने रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो उन वर्ड्स का मीनिंग नहीं जानते, तो इससे भी आपके जो राइटिंग्स में ना वो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है।
उससे आपको नुकसान होता है जी, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट अपनी चलते हैं। हमारे पास चैप्टर 28 में बस इतना ही था, जिसमें हमने क्लैशेस करना था, वर्डीनेस करना था, और इसके अलावा हमने एक और किया था, जिसे हमने क्या कहा था, उसे हमने कहा था जी वर्ड चॉइस, चॉइस करनी थी वर्ड की। अच्छा, उसमें क्लैशेस आ जाता है, वर्डीनेस आ जाता है, ठीक है। अब हम 29 की तरफ चलते हैं, चैप्टर नंबर 29। उसमें क्या है, उसमें पंक्चुएशन के बारे में बताया गया है कि पंक्चुएशन क्या होती है, पंक्चुएशंस में प्रॉब्लम क्या क्या आती हैं, पंक्चुएशन के लिए बताया गया है। कहता है दी मार्क्स, वो साइन या मार्क्स आप कह सकते हैं, सच एज फुल स्टॉप हो, कोमा हो, ब्रैकेट हो, यूज्ड इन राइटिंग टू सेपरेट सेंटेंस एंड देयर एलिमेंट्स टू क्लैरिफाई मीनिंग। पंक्चुएशन क्या है, पंक्चुएशन की यहाँ बहुत वाज़ह डेफिनेशन मैंने लिखी है कि जो मार्क्स होते हैं, कोई भी मार्क्स लगा देना, ठीक है, नंबर वगैरह, या आप फुल स्टॉप लगा देते हैं, या आप कोमा स्लाइस लगाते हैं, या फिर आप ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, किसी भी जो आप सेंटेंस को या एलिमेंट को या वर्ड को आप अलग करना चाहते हैं, वो उसका मीनिंग देना चाहते हैं, तो उसे हम पंक्चुएशन का नाम देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर मैं लिखता हूँ, मैं कोई मजमून लिख रहा हूँ और मैं नाम लिखता हूँ हामिद, अब हामिद को बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है उसके अंदर, मैंने सेंटेंस के अंदर, तो मैं स्मॉल ब्रैकेट्स लगाऊंगा या कर्व ब्रैकेट लगाऊंगा और उसके अंदर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख दूंगा कि द राइटर्स ब्रदर, जो राइटर है उसका भाई, या फिर वो द राइटर्स नेबर, जो है राइटर का नेबर है हामिद, इस तरह से, ठीक है जी। अच्छा, अब हाउ मैनी प्रॉब्लम्स इन पंक्चुएशन, पंक्चुएशन में कितनी तरह की प्रॉब्लम आती हैं। पंक्चुएशन में अक्सर दो तरह की प्रॉब्लम आती हैं कि हम कोमा का यूज और एपोस्ट्रोफी का जो है यूज वो गलत तरीके से कर देते हैं या यूज ही नहीं करते, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मैनी स्टेप्स ऑफ कोमा रूल, हम अगर कोमा लगाना चाहते हैं तो उसके कितने रूल है, उसके बारे में बताया गया है। कहता है यहाँ पर कुछ रूल्स हम बता रहे हैं। बिटवीन आइटम इन अ सीरीज, अगर हम आइटम्स लिख रहे हैं सीरीज में, जैसे बुक्स के नाम लिखते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और इसके अलावा इस तरह से हम सीरीज में लिखते हो ना जो भी चीज़ें, उनमें हम कोमास लगाना शुरू कर देते हैं जब तक हम उसे ख़त्म ना कर दें। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरे पास 4 बुक्स हैं, जिसमें मेरे पास उर्दू, इंग्लिश, बायो, फिजिक्स। अब मैं इन सब को सीरीज में लिखना चाहता हूँ। मैं लिखूंगा उर्दू कोमा, इंग्लिश कोमा, फिजिक्स, बाद में मैं एंड लगाऊंगा, ठीक है, एंड, और हमारे पास जो बायोलॉजी थी। तो कोमा को हम सीरीज में बहुत ज्यादा यूज करते हैं जब हम एटम्स लिखते हैं, एटम्स के लिए, चीजों के लिए, ठीक है, इंडिविजुअली। कहता है आफ्टर इंट्रोडक्टरी मटेरियल, कहता है जब इंट्रोडक्टरी मटेरियल आप देते हैं जिसमें इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद भी आप कोमा लगाते हैं। कहता है अराउंड वर्ड्स दैट इंटरप्ट द फ्लो ऑफ सेंटेंस, कहता है उन वर्ड्स के इर्द गिर्द आप कोमा लगाते हैं जो इंटरप्ट करते हैं, जो दखल अंदाजी करते हैं, किसमें, फ्लो ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के फ्लो में दखल अंदाजी करें, उनके इर्द गिर्द भी आप कोमा लगाते हैं। फिर कहता है बिटवीन थॉट्स कनेक्टेड बाय अ जॉइनिंग वर्ड, वो सोचें, वो थॉट्स या वो क्लॉजेज जो वर्ड्स को ज्वाइन करके बनते हैं। कहता है विद आ डायरेक्ट कोटेशन, किसी डायरेक्ट कोटेशन के साथ। नेक्स्ट हमारे पास जो 30 है, इसकी जानी बढ़ते हैं। कहता है व्हाट इज इफेक्टिव राइटिंग पैराग्राफ, हमारे पास जो इफेक्टिव राइटिंग पैराग्राफ है वो क्या है। पहले हमने देखा था कि इफेक्टिव पैराग्राफ में होता हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, मतलब कि इफेक्टिव पैराग्राफ क्यों वायलेट होता है, उसमें खराबी क्यों आती है, उसकी डेफिनेशन देखी थी। अब दोबारा इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कहता है कि आ पैराग्राफ इज द सीरीज, हमारे पास पैराग्राफ है सीरीज ऑफ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस की जो सीरीज होती हैं उन्हें हम पैराग्राफ का नाम देते हैं। अबाउट वन मेन थ्रू और थॉट और आइडिया, यहाँ सॉरी थॉट लिखना था, मैंने थ्रो लिख दिया, और पॉइंट्स। कहता है कि किसी भी सेंटेंस सीरीज, सेंटेंस ऑफ सीरीज, सीरीज ऑफ सेंटेंस, यानी हम सेंटेंसेस की सीरीज लेते हैं पैराग्राफ में, जो एक मेन आइडिया को, एक मेन सोच को या एक मेन पॉइंट को रेफर कर रही होती है। द पैराग्राफ लाइक सेंटेंस
वो पैराग्राफ सेंटेंस लाइक सेंटेंस इन दैट मस्ट कंसर्न इटसेल्फ विद वन थॉट। कोई भी पैराग्राफ है जिसमें सेंटेंस जो है, कोई भी सेंटेंस है एक थॉट के साथ कंसर्न होना चाहिए, उसे हम इफेक्टिव राइटिंग पैराग्राफ का नाम देते हैं, या इफेक्टिव पैराग्राफ का नाम देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राइट गोल्स इन राइटिंग अ पैराग्राफ। हमारे व्हाट इज, यहाँ पर मैंने राइट लिख दिया, सॉरी व्हाट लिखना था, व्हाट आर गोल्स इन राइटिंग पैराग्राफ। यहाँ पर हो जाती है जब जब क्योंकि बहुत सारा लिखना होता है, तो जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो अक्सर जो है मिस्टेक्स आ जाती है, तो उसके लिए माजरत है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नेक्स्ट ऐसी मिस्टेक्स दोबारा ना हो। कहता है योर गोल्स, आपके जो गोल्स हैं राइटिंग का पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिखते वक्त क्या होने चाहिए? टू मेक अ पॉइंट, आप एक पॉइंट पर बात करें। टू सपोर्ट द पॉइंट, आप एक पॉइंट को सपोर्ट करें। ऑर्डरली अरेंजमेंट्स ऑफ मटेरियल, जिस हिसाब से मटेरियल की अरेंजमेंट होनी है उस हिसाब से करें। राइट एरर फ्री सेंटेंस, एरर फ्री सेंटेंस लिखें। जैसा कि मैंने इसमें एरर कर दिया, ऊपर वाले में व्हाट आर गोल्स लिखना था और मैंने राइट इज गोल्स लिख दिया, तो ये एरर आ गया। तो आपने क्या करना है कि एरर फ्री सेंटेंस लिखना है जिसमें ग्रामेटिकल एरर ना हो, तो आपका सेंटेंस क्या होगा? वो एक इफेक्टिव सेंटेंस होगा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज टॉपिक सेंटेंस। हमारे पास टॉपिक सेंटेंस क्या है, इसके बारे में देखते हैं। कहता है दिस सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस दैट एक्सप्रेस द मेन आइडिया, जो क्या करता है? एक मेन आइडिया को एक्सप्रेस करता है, और पॉइंट ऑफ अ पैराग्राफ, या फिर किसी पैराग्राफ के पॉइंट को रेफर करता है, इज कॉल्ड टॉपिक सेंटेंस। वो क्या कहलाता है? टॉपिक सेंटेंस। यानी कोई भी सेंटेंस जो किसी मेन आइडिया, उस पैराग्राफ के मेन आइडिया को या एक पॉइंट को जो है रेफर कर रहा है, बता रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? टॉपिक सेंटेंस। वो इसका टॉपिक होता है दरअसल। कहता है व्हाट इज राइटिंग पैराग्राफ। अब राइटिंग पैराग्राफ क्या है? पैराग्राफ राइट करना। कहता है वी कंसीडर, अब हम चैप्टर नंबर 31 पर आ गए हैं। हमारा जो चैप्टर नंबर 30 था वो पीछे ही खत्म हो गया, और चैप्टर नंबर 31 की तरफ हम गामजन है, जिसमें राइटिंग पैराग्राफ के बारे में पूछा गया। इसमें पहले हम सेंटेंसेस के बारे में देख रहे थे, सेंटेंसेस को कैसे लिखा जाए, और उसके हवाले से हमने काफ़ी कुछ जाना, उसमें मेन आइडिया के बारे में जाना। अब पैराग्राफ के बारे में जानेंगे, आखिर जो राइटिंग पैराग्राफ है वो क्या है। कहता है वी कंसीडर, हम ये कंसीडर करते हैं, फर्ज करते हैं, दी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ पैराग्राफ, जो पैराग्राफ होता है उसके जो मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। एंड वी एग्जामाइंड दी पैराग्राफ, और हम पैराग्राफ की जांच पड़ताल करते हैं। वी नोट पैराग्राफ, हम पैराग्राफ को अच्छी तरह से देखते हैं। हैज़ 3 मेजर स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ टॉपिक। हम जब पैराग्राफ को देखें, उसको जहन में लाएं और उसको जांच पड़ताल करें, तो यहाँ पर हमारे पास 3 टॉपिक होने चाहिए एक पैराग्राफ में। सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस, उसमें जो है वो टॉपिक सेंटेंस लाजमी होना चाहिए। स्पोर्टिंग सेंटेंस, उसमें जो है एक स्पोर्टिंग सेंटेंस होना चाहिए। एंड अ कंक्लूजन सेंटेंस, और उसमें क्या होना चाहिए? एक कंक्लूजन सेंटेंस होना चाहिए। अच्छा, अब कहते हैं हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑफ रिटन पैराग्राफ, एक पैराग्राफ राइट करने के कितने एलिमेंट्स है। कहता है अ टॉपिक सेंटेंस, एक टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए। यहाँ पर 5 एलिमेंट्स है किसी भी पैराग्राफ को राइट करने के। जी, कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स। वो पीछे हमने डेफिनेशन पढ़ी, और अब हम उसके एलिमेंट्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अ टॉपिक सेंटेंस, उसका पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं। फिर सपोर्टिंग सेंटेंस और कंक्लूडिंग सेंटेंस। उसके बाद यूनिटी, यूनिटी को भी हम पढ़ेंगे, पीछे हम यूनिटी में जो खराबियां आती थी वो पढ़ के आए थे। और कोहेरेंस, कोहेरेंस को भी हम इंशाल्लाह यहाँ पर पढ़ेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट यूनिटी देखते हैं हम। हमारे पास जो चैप्टर नंबर 31 था वो वहां तक था। अपने एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह से देखना है, एक्सरसाइज लाजमी करना। मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ और इम्पोर्टेंट जो थिंग्स थी वो मैं बता रहा हूँ। अब यूनिटी की तरफ बढ़ते हैं कि हमारे पास यूनिटी क्या है। कहता है गुड पैराग्राफ, हमारे पास है जो एक अच्छा पैराग्राफ होता है, हैज यूनिटी इन विच ओनली वन मेन आइडिया इज डिस्कस। द यूनिटी ऑफ पैराग्राफ इज डिटरमाइंड बाय टर्म ऑफ टॉपिक सेंटेंस। कहता है कि यूनिटी जो होती है वो किसी भी पैराग्राफ की होती है जिसमें एक मेन आइडिया को डिस्कस किया जाता है।
किसी भी पैराग्राफ के उसके मेन आइडिया को उसके मेन आइडिया को डिस्क्राइब किया जाता है एक ही सेंटेंस में, और उसको हम टॉपिक सेंटेंस का भी नाम देते हैं। कोहेरेंस के बारे में बात करते हैं। मैंने बताया था मैं आपको कोहेरेंस के बारे में बताऊंगा। कोहेरेंस हमारे पास है कि विच मीन्स होल्ड टुगेदर। कोहेरेंस इज राइटिंग रेफर टू मूवमेंट फ्रॉम वन सेंटेंस टू नेक्स्ट सेंटेंस विच मस्ट बी स्मूथ एंड लॉजिकल। कहता है कोहेरेंस क्या है? कोहेरेंस ऐसी राइटिंग को रेफर करती है, ऐसी राइटिंग होती है जिसमें हम एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में ट्रेवल तो कर जाते हैं, लेकिन वो ट्रैवल कैसा होना चाहिए? एक लॉजिकल और स्मूथ ट्रैवल होना चाहिए, वो इरेगुलर नहीं होना चाहिए। यानी हम अभी बस स्टॉप की बात कर रहे हैं और सीधा ट्रेन से स्टेशन पर पहुंचे, नहीं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसी के मुताबिक, उसी के तरीके, उसी के लॉजिक से हम बात करें। अब हम कोहेरेंस को कैसे अचीव कर सकते हैं? इसके दो तरीके हैं। बाय यूजिंग दी ट्रांजिशन सिग्नल्स, हम ट्रांजिशन सिग्नल्स को यूज करें ताकि हम एक आइडिया से दूसरे आइडिया में जा सकें उसके रिलेटेड। बाय अरेंजिंग सेंटेंस इन लॉजिकल ऑर्डर, हमारे पास जो मेन चीज होती है कि हम लॉजिकल ऑर्डर से किसी भी सेंटेंस को जोड़ें। ले जी, अब हम लास्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जो है चैप्टर नंबर 33। उम्मीद है पीछे वाले चैप्टर्स को आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे। चैप्टर नंबर 33 का ओवरव्यू लेते हैं। कहता है राइटिंग यूजुअली टेक्स प्लेस इन स्टेप्स और स्टेजेस। हमारे पास जो राइटिंग होती है वो कितने जो उसके स्टेप्स होते हैं और स्टेजेस होते हैं। पहले होता है गेटिंग आइडियाज। अगर हम फर्ज करें हम पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या करेंगे? उसके लिए सबसे पहले गेटिंग आइडियाज, हम आइडियाज इकट्ठा करें। मसलन मैं मजमून लिखना चाहता हूँ माय टीचर पर, तो हम आइडियाज जो है गेट करना शुरू कर देंगे, लेना शुरू कर देंगे। जी टीचर कहाँ से हो, कैसा होगा टीचर, मतलब टीचर के बारे में आइडियाज सबसे पहले लेंगे। फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग, उस ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है कि हम दिमाग में ख्याली पुलाव बनाएंगे। फिर क्लस्टरिंग, जितने भी ख्याली पुलाव होंगे उनको साथ साथ जोड़ेंगे। फिर फ्री राइटिंग, और जो जो जहन में आएगा वो लिखता जाएंगे। मेकिंग ब्रीफ आउटलाइन, हम एक तफसीली तौर पर आउटलाइन बनाएंगे। राइटिंग दी फर्स्ट ड्राफ्ट, हमने जितनी भी आउटलाइन बनाई थी उसे एज आ ड्राफ्ट रखेंगे। फिर रिवाइजिंग, उस ड्राफ्ट को निकालेंगे और फिर उसे अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे। फिर प्रूफ रीडिंग, हम फिर उसमें जो ग्रामेटिकल एरर्स होंगे, जो भी एरर्स होंगे उन्हें प्रूफ करेंगे। तो हमारे पास इन 5 वे से हम एक पैराग्राफ लिख सकते हैं या मजमून लिख सकते हैं। अब व्हाट इज गेटिंग आइडियाज? हमारे पास गेटिंग आइडियाज गेट करना क्या है? कहता है प्राइमरी, शुरू में फ्रॉम रीडिंग, रीडिंग से लेकर टॉकिंग टू पीपल, हम रीडिंग से लेकर पीपल यानी लोगों से बात करते हैं। लिसनिंग टू टॉक शोज, और टॉक शोज को सुनते हैं। टीवी प्रोग्राम्स ऑन करंट इश्यूज, और जो हमारे पास टीवी प्रोग्राम्स होते हैं जो करंट इश्यूज पर होते हैं, हालात के ऊपर होते हैं, उनको अच्छी तरह से सुनते हैं, उनका जायजा लेते हैं। कहता है व्हाट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग? हमारे पास ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? ठीक है जी, ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में पूछ रहा है। कहता है ब्रेनस्टॉर्मिंग कंबाइन आ रिलैक्स्ड इनफॉर्मल अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग विद लिटरल थिंकिंग। कहता है कि हमारे पास जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है ना, वो कंबाइंस आ रिलैक्स्ड इनफॉर्मल, हमारे पास जो रिलैक्स होती है बिल्कुल पुरसकून इनफॉर्मल अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग विद लेटरल थिंकिंग। यानी हमारे पास जो लेटरल थिंकिंग होती है, जो सोच होती है, जैसी भी आपकी सोच होती है, हम इनफॉर्मल अप्रोच यानी जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसे रिलैक्स तरीके से सोचते हैं। इट इनकरेजेस पीपल टू कम अप विद थॉट्स, ये क्या करता है कि ये पीपल को इनकरेज करता है, उन्हें हिम्मत दिलाता है कि वो अपनी सोच एंड आइडियाज और आइडियाज को आगे लाएं। डैड कैन एट फर्स्ट सीम अ बिट क्रेजी, जो शुरुआत तौर पर थोड़ा सा क्रेजी लगता है, थोड़ा सा अजीब लगता है कि हम क्या सोच रहे हैं। ठीक है जी। कहता है सम ऑफ दीज, उनमें से कुछ आइडियाज जो हमारे पास ख्यालात आते हैं, कैन बी क्राफ्ट इनटू ओरिजिनल, उनमें से कुछ जो ख्यालात आते हैं वो ओरिजिनली तौर पर आप लिख सकते हैं। क्रिएटिव सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, किसी भी मसले का क्रिएटिव सोल्यूशन, एक जो नया बनाया हुआ आपके जहन में जो ख्याली पुलाव में उसकी जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनाया था। व्हील अदर कैन स्पार्क इवन मोर आइडियाज,
और हो सकता है उसमें से कई और भी आइडियाज आपको मिल सके। तो इसे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। यानी किसी भी मामले में या किसी भी प्रॉब्लम के बारे में आपने सोचना है, उसका हल सोचें, अपने दिमाग में ख्याली पुलाव बनाएं। मेन जो चीज़ है उसे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग का नाम देते हैं। व्हाट इज क्लस्टरिंग? अब हमारे पास क्लस्टरिंग क्या है? क्लस्टरिंग वैसे ही क्लस्टर से निकला है, यानी छोटे छोटे हिस्से। Clustering is the task of dividing the population or data points into number of groups such that data points in the same groups are more similar to the other data points in the same group than those in other groups. कहता है क्लस्टरिंग क्या है? क्लस्टरिंग एक टास्क है जिसमें हम पॉपुलेशन या फिर डाटा को डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ तरह के ग्रुप्स में। ठीक है, जो एक तरह का डाटा होता है उसे एक ग्रुप में रखते हैं और जो दूसरी तरह का डाटा होता है उसे दूसरी तरह के ग्रुप में रखते हैं। तो इसे हम क्लस्टरिंग का नाम देते हैं। यानी छोटे छोटे हिस्सों में चेंज कर देना अपने आइडियाज़ को कि ये आइडिया यहाँ पर हम लगाएंगे, ये वहाँ पर लगाएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट व्हाट इज फ्री राइटिंग? हमारे पास फ्री राइटिंग क्या है? आपको पता है जब क्लस्टरिंग करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, तो उसके बाद हमारे पास फ्री राइटिंग आती है। फ्री राइटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम बगैर सोचे समझे, बगैर रुके, मतलब सोच तो रहे होते हैं, बगैर रुके अगर हम लिखना चाहें, मतलब कि स्पेलिंग के बारे में नहीं सोचते, ग्रामर के बारे में नहीं सोचते, हमारे दिमाग में जो भी आइडिया आता है बस उसे लिखते जाते हैं, तो वो हमारे पास फ्री राइटिंग यानी आज़ादाना राइटिंग होती है। अब कहता है राइट डाउन दी राइटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ टू टास्क। हमारे पास राइटिंग प्रॉब्लम क्या आती है? टू, कहता है दी टास्क ऑफ जनरेटिंग आइडिया। सबसे पहले हम आइडियाज को जनरेट कैसे करें, फिर कंपोजिंग दोज आइडिया इनटू सम सॉर्ट ऑफ शेप्स, इन अदर वर्ड्स गिविंग स्ट्रक्चर टू दोज आइडिया। कहता है सबसे पहले हमने देखना है कि हमने किसी भी ख्यालात को जनरेट कैसे करना है, किसी भी मतलब भी किसी भी आइडियाज को जनरेट कैसे करना है। दूसरा, हमने जो आइडिया सोच तो लिए लेकिन उन्हें शेप किस तरह से देनी है, शेप किस तरह से देके कैसे कंपोज करना है। आप आसान लफ्जों में कह सकें कि उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कहते हैं हाउ कैन राइट जर्नलिस्ट और एकेडमिक? कहता है आर राइटिंग वेदर जर्नलिस्टिक और एकेडमिक। जितनी भी हमारे पास जर्नलिस्टिक राइटिंग्स होती हैं या एकेडमिक होती हैं, जैसे हमारे पास रिपोर्ट होगी, ऐसे कोई मजमून हो गया, असाइनमेंट्स या टर्म पेपर वगैरह हो गया, है स्ट्रक्चर, वो कोई ना कोई अपना जो है ना वो स्ट्रक्चर रखती हैं, ढांचा रखती हैं। देयर इज फर्स्ट द इंट्रोडक्शन। सबसे पहले उनमें इंट्रोडक्शन आता है, फिर आता है सेकंड दी मेन बॉडी इन विच द आइडियाज आर डेवलप्ड, और उनमें एक मेन बॉडी होती है जिसमें आइडियाज डेवलप होते हैं, एंड थर्ड दी कंक्लूजन, और उनमें जो तीसरी चीज होती है वो कंक्लूजन होती है। फिर कहता है राइटिंग राइट डाउन दी राइटिंग इंट्रोडक्शन दी टॉपिक और सब्जेक्ट। हमारे पास इंट्रोडक्शन क्या होता है? हमारे पास इंट्रोडक्शन होता है किसी भी सब्जेक्ट का, उसके बारे में इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ, यानी आप किसी भी आपके पास कोई ऐसे है रिपोर्ट है, उसका थोड़ा बहुत आपने इंट्रोडक्शन देना है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रोडक्शन, या फिर टॉपिक और सब्जेक्ट। द इंट्रोडक्शन इज कंसर्न विद द टॉपिक और सब्जेक्ट ऑफ राइटिंग। इन द इंट्रोडक्टरी paragraph you will state the problem, the issue in a few general statement to attract your reader attention। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं राइट डाउन दी नंबर ऑफ वेज इन कंटिन्यू रीडिंग। कंटिन्यू रीडिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिखा है। कंटिन्यू रीडिंग कहता है दिस कैन बी डन इन नंबर ऑफ वेज। ये नंबर ऑफ वेव्स में हो सकती है बाय पोजिंग अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को पोज करना, यूजिंग एन कोटेशन, हम कोटेशन को यूज करते हैं, आ डायलॉग, एक डायलॉग को, आ स्ट्राइकिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ इमेज, एक जो इमेज है उसकी स्ट्राइकिंग डिस्क्रिप्शन यूज करके, मेकिंग अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, कोई भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बनाते हैं, डेवलपिंग एन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बैकग्राउंड, फिर मेकिंग एंड अपील फॉर एक्शन चेंज। नेक्स्ट देखते हैं राइट डाउन दी राइटिंग इन मेन बॉडी दी ऐसे। हमारे पास जो मेन बॉडी होती है ऐसे में वो क्या होती है? ये सेकंड पार्ट होता है किसी भी ऐसे को लिखने का। इसमें सबसे पहले टॉपिक आ जाता है, फिर उसमें जो मेन उसका हिस्सा होता है ना वो हम लिखते हैं, तो उसे हम मेन बॉडी, जितना भी हमने उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है डिटेल से, हम उसे मेन बॉडी कहते हैं ऐसे की। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या होता है? अब हम समरी करते हैं किसी भी चीज़ की, जैसे हमने
लिखा टीचर के बारे में, तो टीचर ओवरऑल टीचर का जो होता है मसलन एक्सपीरियंस होता है, ओवरऑल आप जैसे उसे पसंद करते हैं उसका जो नेचर होता है, ओवर टोटल बाय टोटल जो आपने ऐसे लिखा था उसका एक छोटा सा आप निचोड़ निकाल के लिख देते हैं, तो उसे आप कंक्लूजन का नाम देते हैं या फिर उसे समरी का नाम भी देते हैं। कहता है इन द थर्ड एंड लास्ट पार्ट ऑफ द essay you draw your conclusion. There are ways of ending your composition. You should create a feeling of final. They may take the form of summary of a review of the main points discussed in the body of the essay. तो लें जी, आज का हमारी जो वीडियो है वो यहाँ पर ही ख़त्म होती है। माना कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हुई, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल वीडियो थी, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो थी। इसमें हमने बहुत सारे इम्पोर्टेंट लेक्चर्स को देखा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।